हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कोरोजन पे सेकंड लेक्चर दैट इज़ द टाइप्स ऑफ कोरोजन। और जिसमें पहला टाइप है हमारा वेट कोरोजन, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेट कोरोजन इज़ अ, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोरोजन एंड इट इज़ कॉमन टाइप देन ड्राई कोरोजन। ड्राई कोरोजन के कंपेरेटिवली ये बहुत ही कॉमन कोरोजन होता है। आपको आसपास अपने एनवायरनमेंट में, अपने घर के आसपास आपको वेट कोरोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसका एग्जांपल अपने डेली लाइफ में ईजिली देख सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन देन ड्राई कोरोजन अकर्स मोस्टली अंडर वेट और मॉइस्ट कंडीशन, यानी जनरली ये वेट कंडीशन में या मॉइस्चर के प्रेजेंस में होता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। कल भी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि आपका जो मेटल सरफेस है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहते हैं। और क्योंकि ये मॉइस्चर के प्रेजेंस में हो रहा है, वेट कंडीशन के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इन्हें वेट कोरोजन कहते हैं। ठीक है, ये करोजन होता क्यों है? दिस करोजन अकर्स ड्यू टू फर्स्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट एनोडिक एंड कैथोडिक एरियाज बिटवीन विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग मीडियम। सरफेस के ऊपर जो मेटल सरफेस है उसके ऊपर सेपरेट एनोडिक एंड कैथोडिक एरिया फॉर्म हो जाते हैं, जिनके बीच में आपका करंट फ्लो करता है। और किसकी हेल्प से करंट फ्लो करेगा? थ्रू दी कंडक्टिंग सोल्यूशन। जो भी कंडक्टिंग सोल्यूशन है, अगर मॉइस्चर है वहाँ पर तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में, या कोई आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया हुआ है तो उसके प्रेजेंस में, तो कंडक्टिंग सोल्यूशन के थ्रू करंट फ्लो होता है फ्रॉम जिसमें सेपरेट एनोडिक और कैथोडिक एरिया बनने की वजह से। ठीक है, तो आप कह सकते हो द एग्जिस्टेंस ऑफ separate anodic and cathodic areas between which current flows through the conducting medium। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा सेपरेट एनोड और कैथोड बना है, तो एक पर आपका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे पर रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट द एनोड वेयर मेटल इज डिस्ट्रॉयड बाय आइदर डिसोल्यूशन और कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पर होगा, और एनोड पर जब ऑक्सीडेशन होगा तो जो मेटल है वो डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो डिसॉल्व हो जाए कंडक्टिंग सोल्यूशन में, ठीक है, या फिर वो ऑक्सीजन के साथ, जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है उसके साथ कॉम्बिनेशन करे और मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करें, या मेटल हाइड्रोक्साइड कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट फॉर्म करें। तो आपका जो मेटल है वो दो तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। मेटल सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये जो मेटल है ये दो तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। पहला आइदर बाय डिसोल्यूशन, और सेकंड कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो मेटल दो तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिसोल्यूशन के थ्रू और कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन के थ्रू। सेकेंड पॉइंट, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुआ है उसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आपका जो कैथोडिक एरिया है वो उससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place at the cathode. The electron from the anode are accepted by the dissolved oxygen forming such as hydroxide ions or oxides ion। ठीक है, तो जो आपका एनोडिक एरिया पर, यहाँ जैसे एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन हुआ, तो एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे उसी इलेक्ट्रॉन को जो आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो एक्सेप्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा? या तो हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होगा या फिर ऑक्साइड आयन फॉर्म होगा। कैसे? देखो, ये हमारा हाफ O2 डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉइस्ट कंडीशन है यानी वाटर, प्लस में ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुए थे वो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपस में कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयंस, दैट इज रिडक्शन। या फिर अगर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है तो O2 डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोड कंबाइंड एंड फॉर्म्ड ऑक्साइड आयन। ठीक है, 2O2 नेगेटिव, दैट इज ऑक्साइड आयन। तो या तो आपका हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा या ऑक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड आयंस बने हैं इन्हें हम कहते हैं नॉन मेटालिक आयंस। ये हमारा मेटालिक आयन फॉर्म हुआ है एनोड पर, और कैथोड पर हमारे नॉन मेटालिक आयंस फॉर्म हुए हैं। नाउ द मेटालिक आयन कौन सा है? जो मेटल आयन आपका फॉर्म हुआ था एनोड के ऊपर। ठीक है,
द मेटेलिक आयन फॉर्म्ड एट एनोड एंड नॉन मेटेलिक आयंस, नॉन मेटेलिक आयन कौन से थे, हाइड्रोक्साइड आयन और ऑक्साइड आयंस, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक आयंस फॉर्म्ड एट कैथोड डिफ्यूज थ्रू द कंडक्टिंग मीडियम एंड कंबाइन टू फॉर्म कोरोजन प्रोडक्ट समवेयर बिटवीन द एनोडिक एंड कैथोडिक एरिया, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हमारा एनोड पे मेटेलिक आयन फॉर्म हुआ था और कैथोड पे जो हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म हुए थे या ऑक्साइड आयंस फॉर्म हुए थे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और जहाँ पे ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, जहाँ पे भी मिल जाएंगे, वहीं पे आपका क्या बन जाएगा, कोरोजन प्रोडक्ट। और ये डिफ्यूज़ कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है। तो ये हमारे 3 मेन पॉइंट्स हैं कि सरफेस का, मेटल सरफेस का एक पार्ट एनोड की तरह काम करता है, दूसरा पार्ट कैथोड की तरह काम करता है। एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होगा और मेटल डिस्ट्रॉय होगा 2 तरीके से, या तो वो डिज़ोल्व हो जाए या फिर कॉम्बिनेशन कर ले ऑक्सीजन के साथ। और कैथोड पर आपका रिडक्शन होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से रिलीज हुए थे वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा और ये नॉन मेटेलिक आयन फॉर्म करेगा, आइदर हाइड्रोक्साइड आयन और ऑक्साइड आयन। देन थर्ड पॉइंट, हमारा जो मेटेलिक आयन फॉर्म हुआ था एनोड पर और जो नॉन मेटेलिक आयन फॉर्म हुए थे कैथोड पर, ये दोनों एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज़ करेंगे, जहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे या कंबाइन होंगे, वहीं पे आपका क्या बन जाएगा, कोरोजन प्रोडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसी को हम मैकेनिज्म के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे होगा। तो वी नो दैट इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट बिटवीन द एनोडिक एंड कैथोडिक एरिया। अभी हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट किसके बीच में होता है, एनोड और कैथोडिक एरिया के बीच में, थ्रू द कंडक्टिंग सोल्यूशन। द एनोडिक रिएक्शन एट द एनोड इन्वॉल्व्स इन डिसोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल एज करस्पॉन्डिंग टू मेटेलिक आयन विद द लिबरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी हमने ये सेम चीज़ पढ़ी कि एनोड पर मेटल का डिसोल्यूशन होता है या डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे वो मेटेलिक आयन में कन्वर्ट होता है विद द लिबरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ पर आयरन का एग्जाम्पल लें, ठीक है, आयरन का एग्जाम्पल लें, तो एट द एनोडिक एरिया क्या हो सकता है हमारा, मेटल आयन जो है, अगर मैं आयरन का एग्जांपल लेती हूँ सपोज, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Fe2 पॉजिटिव प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, मैंने आयरन का एग्जांपल लिया था, तो आयरन एनोडिक एरिया पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, फेरस आयन में कन्वर्ट होगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये लिबरेट करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। नाउ कैथोडिक रिएक्शन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 वेज। अब जो एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे उन्हें कैथोडिक रिएक्शन 2 तरीके से एक्सेप्ट कर सकता है। पहला, बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकेंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो देयर आर 2 मेथड्स on the cathode for the cathodic reaction. First is evolution of hydrogen and second is by absorption of oxygen. और ये डिपेंड, कब आपका इवोल्यूशन होगा हाइड्रोजन का और कब एब्जॉर्प्शन होगा ऑक्सीजन का, ये डिपेंड करता है कि आपका जो मेटल है उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। यानी इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कोरोसिव एनवायरनमेंट। यानी जो मेटल है उसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो कैथोडिक रिएक्शन होगी वो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप होगी या एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टाइप होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला मेथड है हमारा इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप कोरोजन, ठीक है। ये जो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप है ये हमारा कैथोडिक रिएक्शन है, कैथोडिक रिएक्शन। एनोडिक रिएक्शन तो कॉमन होगा, एनोडिक रिएक्शन में सिंपल आपका मेटल ऑक्सीडाइज होगा और मेटल आयन में कन्वर्ट होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, लिबरेट करेगा। लेकिन जो कैथोडिक रिएक्शन है वो कैथोडिक रिएक्शन डिपेंड करेगी कि कोरोसिव एनवायरनमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो 2 तरह से हो सकती है। एक हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप और दूसरा हो सकता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टाइप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप कोरोजन, ठीक है। तो जो आपका इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप कोरोजन होता है, इट अकर्स यूजुअली इन एसिडिक एनवायरनमेंट। जब आपका मेटल सरफेस के चारों तरफ का एनवायरनमेंट एसिडिक होगा या अगर हम मेटल को एसिड में डिप कर दें, ठीक है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में आपका जो कैथोडिक रिएक्शन होगा उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन,
द एनोडिक रिएक्शन इज डिसोल्यूशन ऑफ आयरन एज फेरस आयन विद द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी हमने एनोडिक रिएक्शन देखा. These electrons flows from anode to cathode where H positive ions are eliminated as H2 gas. ठीक है. तो जैसे अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में सपोज़ ये जो रेड लाइंस हैं ये हमारी एक आयरन की शीट है जिसे हमने एसिडिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया. यहाँ पे H पॉजिटिव जो है वो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो क्या होगा कि ये जो पूरा मेटल सरफेस है वो एक तरह से एनोड का काम करेगा. ठीक है. अब जब मैंने मेटल को एसिड में डिप कर दिया तो एसिड में डिप करने के बाद आपका जो मेटल है वो एज अ एनोड काम कर रहा है, एनोडिक एरिया काम कर रहा है. तो सबसे पहले क्या होगा, एट द एनोड सबसे पहले आपका ऑक्सीडेशन होगा और आयरन जो है वो कन्वर्ट होगा किस में, फेरस आयन में, बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो यहाँ पर आयरन कन्वर्ट हो रहा है फेरस आयन में बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंडली अब क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज हुए हैं ये माइग्रेट करेंगे, डिफ्यूज़ करेंगे कहाँ पर, एसिड्स में. ठीक है. और एसिड में हमारा क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव. तो ये H पॉजिटिव टू H पॉजिटिव टू H पॉजिटिव एक्सेप्टिंग लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में. और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. अब ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन. ठीक है. और ये कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे, यानी जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है. तो यहाँ इस डायग्राम में हमने एक छोटा सा पोर्शन है उसे हमने कैथोडिक एरिया दिखाया हुआ है जहाँ पे हम ये रिएक्शन को दिखाएंगे. H पॉजिटिव प्लस एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहे हैं एंड इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस. ठीक है. तो हमने एक छोटा सा पार्ट कैथोडिक एरिया दिखा दिया और लार्ज एनोडिक एरिया, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मेटल सरफेस है वो एक एनोड की तरह काम कर रहा है. तो आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. अब जब हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कैंसिल हो गया. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बना, आयरन प्लस एसिड Fe2 पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन गैस. तो अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो कि जब आपका आयरन मेटल एसिड के प्रेजेंस में आता है तो वो एसिड में धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो जाता है, यानी इसका डिसोल्यूशन हो रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. तो जब आप किसी भी मेटल सरफेस को एसिड में डिप करते हो तो आप कुछ टाइम के बाद देखते हो कि वो धीरे धीरे करके एसिड में डिसॉल्व होती जाती है और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती रहती है. तो दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप. तो इसमें जो डिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन है from the acidic solution by metal ion, consequently all metals above hydrogen in the electrochemical series have a tendency to get dissolved in acidic solution with the evolution of hydrogen gas. ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है जिसमें हमने हाइड्रोजन, जो हमारा एक रेफरेंस होता है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं वो एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप कोरोजन देते हैं और उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और मेटल धीरे धीरे करके एसिड में डिसॉल्व हो जाता है, यानी डिस्ट्रॉय होता रहता है. ठीक है. अब सेकंड है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टाइप कोरोजन. इसमें क्या बनेगा, हमारा कोरोजन प्रोडक्ट, और इस मैकेनिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है. तो अब इसमें देखो, दिस टाइप ऑफ कोरोजन अकर्स इन न्यूट्रल एनवायरनमेंट. न्यूट्रल एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपका न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम हो सकता है, लाइक NaCl सोल्यूशन यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. तो इस टाइप का जो कोरोजन होता है वो न्यूट्रल मीडियम में होता है या अल्कलाइन मीडियम में होता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. द कॉमन एग्जाम्पल इज रस्टिंग ऑफ आयरन. तो जब कोई भी मेटल सरफेस है वो पहले उसके ऊपर एक थिन फिल्म, जब उसको हम फ्री एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक थिन फिल्म बन जाती है जिसे हम कहते हैं ऑक्साइड की फिल्म बन गई है.
ठीक है। लेकिन बाय चांस या इन केस मान लो कोई मेटल है, इसके ऊपर एक थिन लेयर बनी हुई है, ठीक है, थिन लेयर बन गई है, लेकिन इन केस मान लो क्या होगा कि अगर ये जो थिन ऑक्साइड की जो फिल्म बनी है उसमें कोई स्क्रैच आ जाए या कोई क्रैक आ जाए, तो क्रैक आने के बाद क्या होगा कि आपका एक स्मॉल एनोडिक एरिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्मॉल एनोडिक एरिया डेवलप हो गया और साथ में हमारा लार्ज कैथोडिक एरिया है। तो कोरोजन रेट जो होता है, कोरोजन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनोडिक एरिया होता है, ठीक है। एनोडिक एरिया जितना स्मॉल होगा कोरोजन रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस केस में क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में, कि जब हम मेटल को या आयरन को फ्री एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक थिन ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है। लेकिन इन केस अगर किसी वजह से उसमें स्क्रैच आ गया या फिर क्रैक डेवलप हो गया तो एक स्मॉल एनोडिक एरिया डेवलप हो जाता है। स्मॉल एनोडिक एरिया और साथ ही साथ लार्ज कैथोडिक एरिया है। तो जितना स्मॉल एनोडिक एरिया होगा कोरोजन रेट उतना ही फास्ट होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास स्मॉल एनोडिक एरिया है। स्मॉल एनोडिक एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो मेटल है या जो आयरन है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। तो एक स्मॉल एनोडिक एरिया डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने की वजह से इसमें कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होगा कि आयरन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेम फेरस आयन में और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा। जैसा अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन में आपका जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है और मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो एक्वस है या न्यूट्रल सोल्यूशन है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ½ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या एक्वस सोल्यूशन H2O प्लस में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए थे 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। तो जो कैथोडिक एरिया है उस पे हमारा क्या बन रहा है नॉन मेटालिक आयन हाइड्रोक्साइड आयन और एनोडिक एरिया उस पे क्या बन रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके हम रिएक्शंस के थ्रू मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले आयरन converts into ferrous ion by releasing electrons. This process is called oxidation. किस पे हो रहा है ये एनोड पे हो रहा है, यानी स्मॉल एनोडिक एरिया पर हो रहा है। सेकेंडली ½ O2 atmospheric oxygen in the presence of moisture plus electrons released at anode combines to form hydroxide ions. This is called reduction at cathode, ठीक है। तो हमारा एक एनोडिक रिएक्शन हो गया और एक कैथोडिक रिएक्शन हो गया। अब इनको हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब जो बचा उन्हें आप लिख दो आयरन प्लस ½ O2 प्लस H2O, it will give 2 hydroxide ions plus Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। अब हमारा देखो एक नॉन मेटालिक आयन बना और एक मेटालिक आयन बना, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था थर्ड पॉइंट कि आपका जो एनोडिक पार्ट होता है उस पर मेटालिक आयन बनता है और कैथोडिक पार्ट पे नॉन मेटालिक आयन बनता है। अब ये दोनों जो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक आयन है थ्रू दी कंडक्टिंग सोल्यूशन ये एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आयरन Fe2 पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयंस ये आपस में एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज़ करेंगे, माइग्रेट करेंगे और जहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसे हम कहते हैं कोरोजन प्रोडक्ट। बट ये जो हमारा फेरस हाइड्रोक्साइड है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड में कब कन्वर्ट होगा, जब आपका ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में हो, ठीक है। यानी अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है,
सफिशिएंट अमाउंट में है तो जो आपका फेरस हाइड्रोक्साइड बना था उसका बहुत ही ईजिली ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड में। इन्हें हम येलो रस्ट भी कहते हैं, येलो रस्ट। और इसे आप इस तरह से लिख सकते हो 2FeOH होल थ्राइस। इट कैन ऑल्सो रिटन एज Fe2O3H2O। ठीक है, तो ये जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को हम कहते हैं येलो रस्ट। तो येलो रस्ट कब बनता है? जब हमारा ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में होता है। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में लिमिटेड अमाउंट में है तो हमारा जो रस्ट बनेगा वो रस्ट होगा Fe3O4। ये इसकी कंपोजिशन होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्लैक मैग्नेटाइट, ब्लैक एनहाइड्रस मैग्नेटाइट, या फिर हम इसे कहते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। और ये जो है इसको आप Fe3O4 भी लिख सकते हो या फिर Fe2O3FeO भी लिख सकते हो। तो Fe2O3FeO जो है इसे हम फेरसोफेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं और इसे आप ब्लैक एनहाइड्रस मैग्नेटाइट भी कह सकते हो। ये कब बनेगा? जब ऑक्सीजन आपका एनवायरनमेंट में लिमिटेड अमाउंट में यानी कम होगा। और अगर ऑक्सीजन बहुत सफिशिएंट अमाउंट में है तो आपका येलो रस्ट जो ब्राउनिश कलर का दिखता है, येलो रस्ट बनता है। ठीक है, तो दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन और वेट करोजन। इसमें एक चीज़ और बात ध्यान देने वाली कि जब हमारा मेटालिक आयन फॉर्म हो रहा है फेरस आयन और नॉन मेटालिक आयन फॉर्म हो रहा है हाइड्रोक्साइड आयन, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज़ करते हैं थ्रू द कंडक्टिंग सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पे जो डार्क कलर नज़र आ रहा है दैट इज़ रस्ट। ये जो दोनों जहाँ पे भी कलेक्ट हो जाएंगे वहाँ कोरोजन प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं? रस्ट। अब ये कलेक्ट कहाँ होंगे? तो अगर हम इस बात को देखें, जो आयरन है इसका साइज़ हाइड्रोक्साइड आयन के कंपेरेटिवली छोटा होता है। ठीक है, तो आयरन जो है वो काफ़ी फास्ट मूव करेंगे और हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं वो थोड़ा स्लो मूव करेंगे। यानी कंपेरेटिवली हाइड्रोक्साइड आयन्स, फेरस आयन जो है वो फास्ट मूव करते हैं। तो फास्ट मूव करने की वजह से जो एनोडिक एरिया है वहाँ से आपका फेरस आयन डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, और जो नियर टू एनोड के जस्ट पास में ही कैथोड पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। यानी ये दोनों जहाँ पे भी मिलेंगे वहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये आयरन का साइज़ जो है, मेटल आयन का, फेरस आयन का जो साइज़ है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन के कंपेरेटिवली कम होता है तो ये थोड़ा फास्ट मूव करते हैं, तो जल्दी डिफ्यूज़ करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन की तरफ, तो ये एनोडिक एरिया को छोड़ देते हैं। और एनोडिक एरिया जो है वो ऑलवेज कोरोजन के लिए फ्री रहती है और जो रस्टिंग होता है वो नियर टू एनोडिक एरिया होता है। यानी एनोडिक एरिया के पास में ही कैथोडिक एरिया पे रस्टिंग होने लग जाती है, यानी ये कलेक्ट होता है। तो ये जो आपको डार्क रेड कलर का नज़र आ रहा है दैट इज़ द रस्ट, जो कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है? जस्ट नियर टू द एनोडिक एरिया। ठीक है, तो आपका एनोडिक एरिया तो हमेशा कोरोजन के लिए फ्री रहता है क्योंकि यहाँ से आयरन जो है वो डिफ्यूज़ कर गया और उसके साथ में ही बगल में ही आपका कोरोजन प्रोडक्ट कलेक्ट होता रहता है। तो इस तरह से आपका जो आयरन है वो कॉन्टीन्यूसली कोरोजन करता रहेगा, अंदर ही अंदर आपका जो आयरन है वो डिस्ट्रॉय होता रहेगा और जो रस्टिंग है वो कैथोडिक एरिया पर होती रहती है। तो ये चीज़ हमें नोट करनी है कि रस्टिंग कहाँ पर होगी? वो हमेशा जस्ट नियर टू द एनोडिक एरिया होगा, बट आपका जो स्मॉल एनोडिक एरिया डेवलप हुआ है वो ऑलवेज फ्री रहेगा फॉर द फर्दर कोरोजन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।